हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज यादव ओनली स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारा हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे हम उनको, तो उसमें पढ़ना क्या है। तो इसमें चैप्टर को एक तरीके से क्रमवार ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पहला वीडियो है। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो अगर आप इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इतिहास में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, इतिहास क्या है और इतिहास में कैसे पढ़ें। अगर आप बीच में से कोई भी चैप्टर उठा के पढ़ेंगे तो आपको उसमें डेट से याद करने में और उसको अध्ययन करने में थोड़ी सी कहीं ना कहीं कठिनाई उत्पन्न होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए कि अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो कौन से चैप्टर के बाद कौन से चैप्टर का अध्ययन करना पड़ता है। और मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर इतिहास के बारे में एक अच्छी समझ और एक अच्छा नॉलेज उत्पन्न होगा, जो कि आपको परीक्षा के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है फ्रेंड्स इतिहास। इतिहास क्या है? तो अगर एक सरल भाषा में इसकी परिभाषा आपको बताऊं तो बीती हुई घटनाओं का क्रमवार या बीती हुई घटनाओं का क्रमिक अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। आप देखते हैं इसमें पढ़ना क्या क्या है। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम। सबसे पहले है प्राचीन इतिहास, नेक्स्ट है हमारा मध्यकालीन इतिहास, एंड थर्ड वाला है आधुनिक इतिहास या आधुनिक भारत जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो मेनली इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। लेकिन फ्रेंड, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, तो हम एक चैप्टर उसमें और ऐड कर सकते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत का इतिहास। ठीक है, तो चलिए आप देख लेते हैं इसमें प्राचीन इतिहास को। तो चलिए पहले देख लेते हैं प्राचीन इतिहास में पढ़ना कहाँ है। तो सबसे पहले हमारी हिस्ट्री का जो शुरुआत होती है फ्रेंड्स, वो होता है हमारा पाषाण युग से। वो होता है हमारा पाषाण युग। तो सबसे पहले हम प्राचीन युग में इतिहास का शुरुआत करेंगे, फिर उसमें पढ़ेंगे हम पाषाण युग। पाषाण युग क्या है? ठीक है, पाषाण युग में हम इसमें भी 3 सेगमेंट पढ़ते हैं। पूर्व पाषाण काल, जिसमें मानव अस्थायी घर नहीं था, उनके पास गुफाओं में रहते थे, मछली मांस वगैरह खाते थे, इत्यादि का अध्ययन हम पूर्व पाषाण काल में करते हैं। उसके बाद मध्य पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। मध्य पाषाण काल में फ्रेंड्स, जैसे कि मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, मानव अस्थायी रूप से रहते थे, लेकिन जो वो लोग हथियार इस्तेमाल करते थे, उसमें पत्थरों का इस्तेमाल कैसे होता था, इत्यादि का अध्ययन हम मध्य पाषाण काल में करते हैं। उसके बाद पाषाण युग में ही हम उसके बाद पाषाण युग में ही हम नवपाषाण काल का अध्ययन करते हैं, जिसमें मानव धीरे धीरे विकसित होता गया और स्थायी रूप से घर बना कर रहने लगा और खेती करने लगा और पशुपालन इत्यादि करना सीख गया था। पाषाण युग का अध्ययन, पाषाण युग को स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फ्रेंड जो हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही क्वेश्चन इससे ज़्यादा पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, जो कि है सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सिंधु घाटी के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसे उसमें पढ़ेंगे हम सिंधु घाटी की, उसमें उसका तिथि निर्धारण के बारे में, उससे कहाँ से कौन से साक्ष्य मिले हैं, इसकी खुदाई कब हुई, और सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था, इत्यादि चीज़ों का अध्ययन हम इसमें करने वाले हैं। उस टाइम पे किस देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, क्या क्या, इत्यादि चीज़ों का अध्ययन हम सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हम अध्ययन करेंगे फ्रेंड्स प्राचीन इतिहास में, इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आता है वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता का हमें अध्ययन करना है। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता में हम पढ़ेंगे वेदों के बारे में, वेद क्या है, वेदांग क्या है, आरण्यक क्या है, उपनिषद क्या है, इत्यादि चीज़ों का अध्ययन हम वैदिक सभ्यता में करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेगमेंट आता है फ्रेंड्स उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल यानी कि वैदिक काल के बाद वाला समय उत्तर वैदिक काल कहलाता है। और उस समय राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन कैसा था, इत्यादि चीज़ों का अध्ययन हम उत्तर वैदिक काल में करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है, आप इसमें जो पढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा महाजनपद काल, जिसमें फ्रेंड्स उत्तर वैदिक के काल के बाद वहाँ पे छोटे छोटे प्रांतों का निर्माण हो चुका था भारत में,
जिन्हें महाजनपद काल के नाम से जाना गया। महाजनपद काल कुल उस समय 16 प्रांत थे, 16 महाजनपद थे, ठीक है, जिसमें एक मगध भी था। और फ्रेंड्स इन्हीं के बीच हमें धार्मिक आंदोलन का भी अध्ययन करना पड़ता है, जिसमें हम बेसिकली बौद्ध धर्म और जैन धर्म का अध्ययन करते हैं। उनको हम बहुत बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था, जैन धर्म का संस्थापक कौन था, धार्मिक आंदोलन का शुरुआत कब हुई, इन दोनों लोगों को जन्म कब हुआ। धार्मिक आंदोलन के बाद महाजनपद काल हो गया फ्रेंड्स। महाजनपद काल के बाद आपको उन्हीं 16 जनपदों में से एक मगध भी था, जिसमें कई शासक आए, जैसे हर्यक वंश आया, शिशुनाग वंश, नंद वंश इत्यादि वंश ने मगध पर शासन किया और अपना विस्तार करते गए। बाकी महाजनपदों को आपस में युद्ध करके जीत के उसको आपस में मिलाते चले गए, मगध में बड़ा होता गया। और अंत में फ्रेंड्स में मगध के लास्ट वंश नंद वंश का शासक था, उसके चाणक्य ने चंद्रगुप्त के मौर्य की मदद से नंद वंश का पतन करके एक नए वंश का मौर्य काल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में, इसको पढ़ेंगे हम मौर्य वंश, जिसकी मौर्य वंश में फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक इत्यादि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद फ्रेंड्स हमको अध्ययन करना है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि मौर्योत्तर काल में यूनानी शासक कैसे आए, कण्व वंश, शुंग वंश और कुषाण वंश इत्यादि का अध्ययन हम मौर्योत्तर काल में करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं गुप्त काल का, ठीक है। गुप्त काल का अध्ययन करते हैं। गुप्त काल को इसमें हम अध्ययन करेंगे गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा कब की जाती है, और गुप्त वंश को स्वर्ण युग भी कहा जाता है, इत्यादि चीजों का अध्ययन हम इसमें करेंगे। उसमें महान शासक जैसे समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त इत्यादि आए थे, तो फ्रेंड्स उसके बारे में भी हम, और चंद्रगुप्त प्रथम इत्यादि के बारे में हम अध्ययन गुप्त काल में करते हैं। उस टाइम पे सिक्के कैसे थे, जैसे गुप्त काल में सोने के सिक्के चलाए गए थे, तो इत्यादि चीजों का अध्ययन हम गुप्त काल के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है हमारा गुप्तोत्तर काल फ्रेंड्स। आओ तुम नो गुप्तोत्तर काल में फ्रेंड्स बेसिकली हमको अध्ययन करना होता है, जैसे हर्षवर्धन का शासन काल, उसे हम गुप्तोत्तर काल में अध्ययन करेंगे। उनका स्थापत्य कला कैसा था, मंदिर बनाने की कला कैसी थी, इत्यादि चीजों का अध्ययन हम गुप्तोत्तर काल में करते हैं। एक और लास्ट हमें अध्ययन करना पड़ता है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है दक्षिण भारत के राजवंश, ठीक है, दक्षिण भारत के राजवंश। इसमें तो फ्रेंड्स इसमें दक्षिण भारत में बेसिकली हम चालुक्य राजवंश, वाकाटक राजवंश, और उस टाइम पे दक्षिण भारत की मंदिर बनाने की कला शैली कैसी थी, इत्यादि चीजों का अध्ययन हम दक्षिण भारत के राजवंश में करेंगे। तो ये हमारा संपूर्ण प्राचीन इतिहास का एक सेगमेंट हो गया, जिसको आप बेसिक ढंग से हम चैप्टर बाय चैप्टर में इनके वीडियो लाऊंगा फ्रेंड्स, और इसको पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो सिंपली आपको प्राचीन इतिहास में बस इतना ही पढ़ना है। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या पढ़ना पड़ता है। इससे पहले हम फ्रेंड्स आपको बता दूं, इस चैप्टर को डिस्कस करने के बाद मैं बाद में कुछ इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है अरबों का आक्रमण, जिसमें हम पढ़ेंगे कब कैसे मुस्लिमों ने आक्रमण किया था, मुस्लिम अरबी थे, आक्रमण किया था, और 712 में मुस्लिमों का सफल आक्रमण हुआ था, इत्यादि चीज़ों का अध्ययन हम इसमें इतिहास के शुरुआत में करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम अध्ययन करेंगे फ्रेंड्स महमूद गजनवी के बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में, इत्यादि चीज़ों का अध्ययन हम 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक करेंगे, ठीक है। उसके बाद मेनली जो हमारा मेन पोर्शन जो इतिहास का जहाँ से शुरुआत माना जाता है वो हमारा होता है सल्तनत काल, ठीक है। तो फ्रेंड सल्तनत काल या दिल्ली सल्तनत काल के अंतर्गत हमें 5 प्रमुख राजवंशों का अध्ययन करना होता है, जिसमें पहला गुलाम वंश या मामलुक वंश या दास वंश इत्यादि कुछ भी कह सकते हैं, उसका अध्ययन करना पड़ता है। उसके बाद खिलजी वंश का, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश इत्यादि वंशों का अध्ययन हम करेंगे। सल्तनत काल जब पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो इनका अध्ययन करेंगे। ये 5 राजवंशों का अध्ययन हम सल्तनत काल के अंतर्गत ही करते हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है मुगल काल। इस सेगमेंट से भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कैसे मुगल भारत में आए और कैसे अपना साम्राज्य का स्थापना किया, कैसे लोधी वंश का उन्होंने पतन करके मुगल वंश की स्थापना की, इत्यादि चीज़ों का अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे। इसी के अंतर्गत बाबर और अकबर और जहांगीर इत्यादि महान महान शासकों का अध्ययन हम इन्हीं के अंतर्गत करते हैं मुगल काल के अंतर्गत ही।
उसी समय फ्रेंड्स हमें दक्षिण भारत के 2 राज्य विजयनगर और बहमनी राज्य इत्यादि का अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, विजयनगर और बहमनी, ये दोनों साम्राज्य दक्षिण भारत के साम्राज्य थे, बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य थे। तो उनके शासकों के बारे में और उनके बारे में, उनके मंदिर, कला, स्थापत्य इत्यादि के बारे में अध्ययन हम इसमें करने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, भक्ति और सूफी आंदोलन। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास में आपको पढ़ना है भक्ति और सूफी आंदोलन। ठीक है, भक्ति और सूफी आंदोलन का अध्ययन करेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा फ्रेंड्स, वो होगा मराठा साम्राज्य। ठीक है, इसके बाद मराठा साम्राज्य, इसमें हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे मराठों ने अपना साम्राज्य कैसे विस्तार किया, कैसे अपना साम्राज्य स्थापित किया, इत्यादि चीज़ों के बारे में हम अध्ययन इसमें करने वाले हैं। और इसमें एक लास्ट पॉइंट जो होगा फ्रेंड्स, उसको हम डिस्कस करेंगे, मुगल काल का पतन, जिसमें बेसिकली फ्रेंड्स हमें पढ़ना है कि कैसे ब्रिटिशर्स आए और उसके बाद औरंगजेब के बाद, उनके बाद कमज़ोर शासक आते चले गए और मुगल सत्ता कमज़ोर होती चली गई, जिसके बाद कोई ऐसा योग्य शासक मुगल काल में नहीं रह सका। उसके बाद मुगल काल का धीरे धीरे पतन होने लगा और ब्रिटिशर्स उनके ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिए। उसके बाद धीरे धीरे मुगल काल का पतन हो जाता है और आधुनिक इतिहास इसके बाद जो भी पढ़ेंगे पोर्शन, हम उसको आधुनिक भारत में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सिंपली आपको इतना इन चीज़ों का अध्ययन मध्यकालीन इतिहास में करना है। फ्रेंड्स मैं डीपली नहीं जा रहा हूं किसी चीज को। जब फ्रेंड्स हम चैप्टर को प्रॉपर चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ेंगे, तब मैं डीपली जाके उनको जहां से प्रश्न बन सकते हैं सबका अध्ययन और सबके बताने की कोशिश करूंगा। अभी वीडियो अगर ऐसा मैं डीपली जाके बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए बस एक नज़र हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब ये हमारा मध्यकालीन इतिहास का कंप्लीट हो गया। अब आप देख लेते हैं आधुनिक इतिहास में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं आधुनिक इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले आधुनिक इतिहास में हम पढ़ेंगे कि आधुनिक इतिहास की शुरुआत हम अगर माने फ्रेंड्स तो 1707 ईस्वी से औरंगजेब के शासनकाल से। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, मुगल काल का शासक काल था, उसके बाद वहाँ से माना जाता है। लेकिन अगर सबसे पहले अगर मैं देखा जाए तो सबसे पहले यूरोपीय आते थे, जैसे फ्रांसीसी, डच और ब्रिटिशर्स आए थे भारत में और उन्हें व्यापार के मकसद से आए थे। तो सबसे पहले अगर आधुनिक इतिहास में पढ़ना है तो सबसे पहले विदेशियों का आगमन, विदेशियों का आगमन। इसमें इसके अंतर्गत आपको क्रमवार याद होना चाहिए फ्रेंड्स कि विदेशी किस क्रम में भारत आए। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, जैसे फ्रांसीसी कब आए, डच कब आए, ब्रिटिशर्स कब आए, पुर्तगाली कब आए, इत्यादि चीजों का अध्ययन हम इसमें करेंगे। विदेशियों का आगमन आपको पता होना चाहिए, विदेशी कब कब आए, किस मकसद से आए, इत्यादि चीजों का अध्ययन आपको करना है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम अध्ययन करेंगे फ्रेंड्स, वो हमारा दूसरा पॉइंट है। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विदेशी आए थे, उनका मकसद व्यापार का था, लेकिन उन्होंने व्यापार करना, सप्लाई करना इत्यादि करते रहे, लेकिन उनको अगर लाभ दिखाई देना शुरू हो गया और उन्होंने बाद में आक्रमण करके साम्राज्य अपना, मतलब खुद का अपना व्यापार स्थापित करने के लिए अपना जगह पर कब्जा करना, वहाँ के राजनीति पर वहाँ पर अपना शासन चलाना शुरू करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो ठीक है, आप ब्रिटिशर्स का साम्राज्य विस्तार कैसे कैसे हुआ, तो ये भी इसका भी अध्ययन कर सकते हैं आप। तो इसको एक पॉइंट मैं नोट कर लेता हूँ। ठीक है, अंग्रेजों का साम्राज्य विस्तार। ठीक है, इसमें मुख्य तौर पे फ्रेंड्स इसमें हम ब्रिटिशर्स का अध्ययन करते हैं। उन्होंने ज्यादातर इसमें अपना ऐसी उनके संबंध में हमें ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, इसमें इसी के अंतर्गत हमें यह भी अध्ययन करना पड़ता है साम्राज्य विस्तार के लिए अंग्रेजों ने कई लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे प्लासी का युद्ध हो गया, आंग्ल मराठा युद्ध हो गया, आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया। भारतीयों के साथ अंग्रेजों का कई युद्ध हुआ था, उनका अध्ययन हम साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत ही करेंगे। तो क्योंकि उन्होंने अपना विस्तार किया तो वहाँ के जो शासक थे उनके साथ उनका युद्ध हुआ, तो इत्यादि चीज़ों का अध्ययन हम साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत ही कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं कवर करने की कोशिश करूंगा उस समय सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। ठीक है, ठीक है, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कैसे हुई, कब हुई, दयानंद सरस्वती कौन थे, राजा राम मोहन राय कौन थे, पारसी धर्म की स्थापना,
इत्यादि चीज़ों का अध्ययन हम सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, उसके बाद पॉइंट हमारा चैप्टर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं, वो है हमारा 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति का अध्ययन करेंगे। इसका एक पूरा एक चैप्टर मैं लेके आऊंगा, इसमें बेसिक से अध्ययन करेंगे, किससे क्वेश्चन भी इससे बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है क्वेश्चन, तो ये आपको बहुत बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। एक हो गया। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये इसके बाद दोस्तों स्वतंत्रता संघर्ष का अध्ययन करेंगे, जिसमें इसमें स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष, लोगों के द्वारा किए गए संघर्ष इत्यादि चीजों का अध्ययन, स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में इसमें कई चैप्टर जैसे गरम दल, नरम दल, बंगाल विभाजन, कई एक्ट पारित किए गए हैं, अंग्रेजों के द्वारा कई शासन चलाए गए, भूमि कर लगाए गए, इत्यादि चीजों का अध्ययन हमें स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय उनसे कैसे निपटने की कोशिश किया, इत्यादि चीजों का अध्ययन हम स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान करेंगे। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आता है फ्रेंड्स, ये आता है गांधी युग। ठीक है, गांधी इरा, यहां से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, गांधी जी ने अपने कौन कौन से आंदोलन चलाए, और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी, मतलब गांधी युग से भी बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकता है, तो इसके भी हम बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा गांधी युग हो गया। इसमें एक चैप्टर और समझ सकते हैं हम, प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है फ्रेंड्स, प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन, इसका भी अध्ययन हम इसी के आधुनिक भारत के अध्ययन नहीं करते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्रता के लिए लोगों ने कौन कौन से आंदोलन चलाए गए लोगों के द्वारा, जैसे बहुत सारे आंदोलन चलाए गए, और इन चीज़ों का अध्ययन हम इसमें करेंगे कि स्वतंत्रता के लिए कौन कौन से। उसके बाद 1947 के बाद भारत आज़ाद हो जाता है, और उसके बाद एक सेगमेंट यहाँ पे बचा था स्वतंत्रता के उपरांत भारत वाला, इसमें हम पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ब्रिटिशर्स आए थे, भारत तो आज़ाद हो चुका था, लेकिन आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हो चुका था, तो उसके लिए आर्थिक कमजोरियों को दूर करने के लिए बहुत सी समितियों का गठन किया गया था, और इत्यादि चीज़ों का अध्ययन हम स्वतंत्रता के उपरांत भारत में करते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, आपको एक माइंडसेट में समझ में आ गया होगा कि क्या क्या इतिहास के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो चलिए एक बार फटाफट इसको रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद मैं 2-4 पॉइंट और डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले भारतीय इतिहास, किसी भी बीती हुई घटनाओं का क्रमिक अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। ठीक है, और अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, और इसके बाद मैंने आपको बताया स्वतंत्रता के उपरांत भारत, एक चैप्टर इसको भी पढ़ सकते हैं अगर आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हम जो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना, मैंने बताया पाषाण युग में भी 3 चैप्टर में पढ़ना पड़ता है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद मैंने बताया सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इसका अध्ययन प्राचीन इतिहास में करना है। उसके बाद वैदिक सभ्यता का अध्ययन करना है। वैदिक सभ्यता में हमें वेद, पुराण, वेदांग, उपनिषद, आरण्यक इत्यादि चीज़ों का अध्ययन हम इस वैदिक सभ्यता में करेंगे। उसके बाद उत्तर वैदिक काल का अध्ययन करते हैं। वैदिक काल के बाद आपको बिल्कुल एक तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, जैसे मैं बताता जा रहा हूँ, जैसा बोर्ड पे दिया हुआ, बिल्कुल सिंपल से आप इसको याद कर ले। आप आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आ गया, आपके माइंड सेट में एक मतलब कि इतिहास का बिल्कुल अध्ययन करने का तरीका समझ में आ गया होगा क्या पढ़ना है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद काल पढ़ना है आपको। उसके बाद धार्मिक आंदोलन पढ़ना है। उसके बाद धार्मिक आंदोलन में आपको मैंने बताया जैन धर्म और बौद्ध धर्म इत्यादि के बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद फ्रेंड्स मगध पे मौर्य वंश की स्थापना होती है और मौर्य वंश का अध्ययन करेंगे हम। इसके बाद मौर्य वंश के बाद मौर्योत्तर काल का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनानी कैसे आए, कुषाण वंश, शुंग वंश और कर्ण वंश इत्यादि का अध्ययन हम इसमें कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे गुप्त काल का शासनकाल कैसा था, कैसे कैसे वहाँ का अध्ययन था, वो सब अध्ययन इसमें करेंगे हम। उसके बाद गुप्तोत्तर काल हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद दक्षिण भारत के राजवंश, जिसमें चालुक्य वंश, वाकाटक वंश, पल्लव वंश इत्यादि वंशों का अध्ययन हम दक्षिण भारत के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फ्रेंड मध्यकालीन इतिहास में अरबों का आक्रमण से शुरू करेंगे हम। मुस्लिम अरबी ने आक्रमण कब किया, उसके बाद हम महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। फिर सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे। सल्तनत काल में जैसे मैंने आपको बताया दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया। पहला गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इनका अध्ययन हम सल्तनत काल के अंतर्गत करते हैं। फिर उसके बाद मुगल काल के शासन स्थापना कैसे हुई, बाबर के बाद
हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां इत्यादि के लोगों के बारे में हम मुगल काल में अध्ययन करेंगे। ठीक है। इसके बाद दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य थे विजयनगर और बहमनी। इनकी स्थापना, इनके महान शासक कौन कौन थे, मंदिर कला शैली कैसी थी, इत्यादि का अध्ययन हम विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में करेंगे। नेक्स्ट है भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मराठा का उद्भव कैसे हुआ था और कौन कौन से मराठा युद्ध अंग्रेजों के साथ हुए थे, ये भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने अभी देखा कि इतिहास में क्या क्या पढ़ना है और इतिहास को कैसे कैसे पढ़ें, अभी इसका डिस्कस किया। इसके बाद मैं डिस्कस करने वाला हूँ फ्रेंड्स, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन रहता है, 2-3 पॉइंट उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे पहला पॉइंट है हमारा एडी और बीसी का। ठीक है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन रहता है। ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल क्या है, और ऐतिहासिक काल। इनको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, सदी और दशक, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है, तो इसी पर हम चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले मैं देख लेते हैं फ्रेंड्स, एडी और बीसी क्या है। ठीक है। तो चलिए मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। एडी और बीसी क्या है? तो फ्रेंड्स, एडी और बीसी, जैसे अगर फ्रेंड्स मैं सिंपल भाषा में बताना चाहूँ तो बीसी का मतलब ईसा पूर्व होता है और एडी का मतलब ईस्वी होता है। तो चलिए अब इनको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे मान लो ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जन्म यहाँ पे हुआ था। ठीक है। तो इसके बाद जितनी भी घटनाओं का हम इतिहास में अध्ययन करेंगे, ठीक है, जितने भी शासनकाल या जितनी भी घटनाओं का अध्ययन करेंगे उनका सीधे क्रम में, जैसे कि आप मान लो बाबर का शासनकाल मान लो बाबर का शासनकाल 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक। ठीक है। यानी कि ये बढ़ते क्रम में 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ये बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। तो ये हमारा ईस्वी में है, ना कि ईसा पूर्व में है। ठीक है। क्योंकि ये हमारा ईस्वी में, क्योंकि ये बढ़ते क्रम में जा रहा है। लेकिन जो फ्रेंड्स आप यहाँ समझिए, जो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व जितनी भी घटनाओं का अध्ययन करेंगे हम, इसमें जैसे प्राचीन भारत का मोस्टली पोर्शन, जैसे पाषाण युग, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल इत्यादि का अध्ययन जो हम करेंगे उनको घटते हुए क्रम में करते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का अगर टाइम पीरियड माना जाए, जो सबसे उचित टाइम पीरियड है वो 2350 ईस्वी से लेकर 2350 ईसा पूर्व होगा, ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन होगा कि 1700 से 2350 ईसा पूर्व होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप ईसा पूर्व में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो वो उल्टे क्रम में पढ़ेंगे। ठीक है। वो उल्टे क्रम में, मतलब कि जैसे 2350 में सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता बनी और लगभग 1700 ईस्वी के आसपास उसका पतन हो गया। तो यानी कि वो घटते क्रम में पढ़ना है। ठीक है। जैसे वैदिक काल आप ले लो, वैदिक काल पढ़ेंगे हम 1500 लेकर 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक, यानी कि घटते क्रम में पढ़ना है आपका। अब मान लो बुद्ध भगवान का जन्म मान लो। ठीक है। तो बुद्ध जी का जन्म कितना हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। और उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गई। यानी कि ये घटते हुए क्रम में चल रहा है फ्रेंड। ये हमारा ईसा पूर्व है, ये ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व है। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा बीसी और एडी। तो ये सिंपल सा भी है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एडी क्या है और बीसी क्या है। ये कन्फ्यूजन आपको दूर हो गई होगी। ठीक है। बहुत मैं इसमें डीप में जाना नहीं चाहता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, इसलिए इसको समझने का प्रयास करेंगे हम ऊपर। तो बीसी का मतलब ईसा पूर्व, एडी का मतलब ईस्वी होता है। आप इसको समझने बता दिया आपको कि कौन सा किसको ईसी, किसको एडी और किसको बीसी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है फ्रेंड्स, ये है प्रागैतिहासिक काल। तो जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि इतिहास को स्रोतों के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब ये प्रागैतिहासिक काल क्या है? तो आपको सिंपल भाषा में याद रखना है, न मनुष्य को लिखने की कला का ज्ञान था और न ही पढ़ने का ज्ञान था। तो सिंपल सब आपको यही याद रखना है। ठीक है। वो प्रागैतिहासिक काल, जैसे पाषाण युग में न तो मानव को लिखने की कला जानता था और लिख नहीं सकता, तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है।
तो आपको सिंपली ये प्रागैतिहासिक काल याद रखना है। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? तो फ्रेंड्स, आद्य ऐतिहासिक काल ऐसे काल जिसमें लिखा तो गया था लेकिन उनकी लिखावट आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, तो वो होता है आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है। अब जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत से स्रोत, बहुत से खुदाई में बहुत से अभिलेख मिले हुए हैं, लेकिन उन्हें आज तक कोई भी विद्वान पढ़ नहीं पाया, पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं किया है, तो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल हो जाएगा। अब नेक्स्ट है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या है? ऐतिहासिक काल ऐसे काल जिनमें लिखा भी जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है, जैसे कि आज के वर्तमान टाइम पे चल रहा। और प्राचीन भारत में मान लो तो अशोक के स्तंभ लेख, अशोक के शिलालेख इत्यादि को पढ़ भी सकते थे, उनसे लिख भी सकते थे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा ये सदी और दशक, तो कहने में तो बहुत सिंपल, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता होगा, मुझे पता है। तो सदी इसी का, जैसे ये 1501, अगर मैं इसको 1501 लिख दिया तो आप इसमें कमेंट करके बताओ क्या कौन सी सदी है, 15वीं सदी या 16वीं सदी? बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट का जवाब हो सकता है 15वीं सदी। लेकिन फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जैसे 1500 तक, अगर ये 1500 तक है तो 15 सदी इसमें कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। अगर वो 1501 हो गया तो 1501 का मतलब ये 16वीं सदी स्टार्ट हो गई, और ये 1501 से लेकर 1600 तक हमारी 16वीं सदी चल रही है। ठीक है। 16वीं सदी, अगर सदी में कहीं लिखा हो कि मतलब कि मान लो जैसे दूसरी सदी में गुप्त वंश का स्थापना हुआ, तो दूसरी सदी में मतलब कि 183-84 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है। न कि अब दूसरी सदी कंप्लीट हो चुकी है, ये चीज़ नहीं सोचना है, कभी यहाँ पे 2 रहना चाहिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो कि 1632, तो ये हमारी 17वीं सदी है फ्रेंड्स, क्योंकि 1600 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, 17वीं सदी रनिंग है, तो ये हमारी 17वीं सदी है। सेम वही कंडीशन दशक के साथ भी अप्लाई होता है। ठीक है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और फ्रेंड्स एक चीज़ आपको और याद रखना है, सदी 100 साल को होता है। ठीक है। और दशक 10 साल का होता है। डिफरेंट इतना है सिर्फ, और बाकी सेम कंडीशन इसमें भी यही अप्लाई होता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।